जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंडर में जो हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है हर्बेरियम, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम्स, म्यूज़ियम्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो है कीज़, फ्लोराज, मैनुअल्स, और जो स्पीशीज़ का हमारा छोटा सा एक टॉपिक है जो बचा हुआ है वो मैं इसके अंडर में ही कवर करने वाली हूँ। अभी हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ इज़ एसेंशियल एंड इज़ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस। एक्चुअल स्पेसिमेन जो है उनका कलेक्शन प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो इसेंशियल है एंड इज़ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। अगर हमें कोई भी टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारे पास प्लांट और एनिमल की जिस स्पीशीज़ का हम जो है स्टडी कर रहे हैं उसका जो स्पेसिमेन है वो ओरिजिनल स्पेसिमेन होना वो बहुत ज़रूरी है। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि जो स्पेसिमेन है वो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए जो है वो रखा जाता है प्रिजर्व करके। प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हर्बेरियम क्या होता है। चलिए, हर्बेरियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस, माउंटेन, preserved plants on paper sheets properly labeled, systematically arranged and available for study and reference. हर्बेरियम क्या है? ड्राइड, प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड, माउंटेड प्लांट्स। कोई भी, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये पेपर शीट है, इसके ऊपर कोई भी ड्राइड कोई भी प्लांट लिया हमने, पहले हम उसको ड्राई करेंगे। चलिए ड्राई करने के बाद उसे हम प्रेस करेंगे किसी भी प्रेसिंग के मतलब किसी भी वेट से या फिर किसी भी मतलब हैवी टूल जिससे वो प्रेस हो सके। प्रेस करेंगे, उसे जो है प्रिजर्व करेंगे, पेपर शीट्स के ऊपर रखेंगे, उसे वहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन फिर प्रॉपरली उसको लेबल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उसे लेबल करेंगे, लेबल करने के बाद जो है सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। तो हर्बेरियम क्या है? एक पेपर ऑफ शीट है जिसके ऊपर ड्राइड प्लांट्स जो है प्रेस करके माउंट करके अटैच किए जाते हैं जो कि फ्यूचर स्टडीज़ या रेफरेंस के लिए रखे जाते हैं हर्बेरियम में। तो चलिए सबसे पहले जो है और उनकी प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। हर्बेरियम क्या है? एक ड्राइड, प्रेस्ड, माउंटेड, प्रिजर्व प्लांट्स जो कि प्रॉपरली लेबल्ड किए जाते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज किए जाते हैं और स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए जो है वो रखे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइज़ ऑफ हर्बेरियम शीट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये हर्बेरियम शीट का जो साइज़ है वो पूछ लिया जाता है। 41.5 इंटू 29 सेंटीमीटर जो है हर्बेरियम शीट का साइज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी हर्बेरियम शीट हमें मान लो प्रिपेयर करनी है, हर्बेरियम स्पेसिमेन हमें प्रिपेयर करना है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन, दूसरा स्टेप है ड्राइंग, तीसरा स्टेप है पॉइजनिंग विद मर्क्यूरिक क्लोराइड 0.1% ओनली इन वाटर एंड फोर्थ स्टेप इज़ माउंटिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले हम उस स्पेसिमेन को कहीं से कलेक्ट करेंगे, उसे हम लेकर आएंगे, फिर उसको जो है हम उसके जो भी डेड पार्ट्स हैं उन्हें हम रिमूव करेंगे, उसे ड्राई करेंगे, उसे हम फिर उसको हम पॉइजन करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड से, जो कि 0.1% सॉल्यूशन ही होना चाहिए वाटर में। अगर इससे ज़्यादा जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो प्लांट जो है वो डाई कर जाएगा, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हम उसे अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कह सकते हैं कि मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है अगर 0.1% कंसनट्रेशन से ज़्यादा हुआ पानी में तो वो जो है उस स्पेसिमेन को जला देगा, एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो किसी यूज़ का नहीं रहेगा। तो एंड लास्ट में हम उसकी माउंटिंग करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन के 4 स्टेप्स बताए मैंने आपको। कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग विद मर्क्यूरिक क्लोराइड 0.1% सॉल्यूशन इन वाटर एंड देन माउंटिंग। सबसे पहले हमसे ना बहुत बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि
हर्बेरियम, वर्ल्ड फेमस हर्बेरियम जो है, इंडियन फेमस हर्बेरिया जो है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, आप इसे याद कर लेना। ये तो जस्ट बताने का ही है, इसमें कोई लॉजिक या कुछ ट्रिक ऐसा जो है वो यूज़ नहीं होगा, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कंजर्वेटरी एंड बोटैनिकल गार्डन पेरिस, पेरिस में जो है कंजर्वेटरी एंड बोटैनिकल गार्डन है। दूसरा जो है यूएस नेशनल हर्बेरियम जो है वो वॉशिंगटन में है। तीसरा जो है वो है ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री लंदन में। चलिए अब इंडियन फेमस हर्बेरिया जो है वो देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जो कि देहरादून में है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है। हर्बेरिया ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है। एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर में है। सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बोटैनिकल गार्डन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसकी डेफिनेशन को लेके और जो है इसके जो ये फेमस हर्बेरियम या बोटैनिकल गार्डन्स हैं इनको लेके आता है। तो मैं जो है आपको एक प्रॉपर लिस्ट बना के दे रही हूँ इन सब की, बोटैनिकल गार्डन्स की और हर्बेरियम की, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, इजी रिमेंबर कर पाएंगे आप इन चीज़ों को। बोटैनिकल गार्डन, इट इज़ अ प्लेस वेयर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी, कंजर्वेशन, पब्लिक एजुकेशन, एस्थेटिक्स एंड रिक्रिएशन। ये एक प्लेस है वेयर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स आर ग्रोन फॉर, बोटैनिकल गार्डन्स में जो है प्लांट्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं साइंटिफिक स्टडी, कंजर्वेशन, एजुकेशन, एस्थेटिक्स एंड रिक्रिएशन। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्लांट्स जो है यहाँ पर लिविंग प्लांट्स होंगे जो कि ग्रो किए जाएंगे, जिससे कि हम उन प्लांट्स को स्टडी कर पाएँ, उनके साइंटिफिक रिसर्च जो है उन पे कर पाएँ, कंजर्वेशन हो उनका, पब्लिक उनको देखने आए, पब्लिक एजुकेशन हो उनकी, एस्थेटिक्स और रिक्रिएशन हो। तो उसीलिए बोटैनिकल गार्डन्स जो हैं प्लेसेस हैं जहाँ पर कि प्लांट्स को रखा जाता है वेरियस ग्रुप्स के, जो कि ग्रो किए जाते हैं वहाँ पर साइंटिफिक स्टडी के लिए, कंजर्वेशन के लिए, पब्लिक एजुकेशन, एस्थेटिक्स एंड रिक्रिएशन। वर्ल्ड फेमस बोटैनिकल गार्डन की जो लिस्ट है वो ये है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन जो है वो USA में है। रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो है वो लंदन में है। पदुआ बोटैनिकल गार्डन इटली में है। पदुआ बोटैनिकल गार्डन का दूसरा नाम जो है वो पीसा बोटैनिकल गार्डन है। इंडियन फेमस बोटैनिकल गार्डन्स, अब हम देखते हैं कि इंडियन फेमस बोटैनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। लॉयड बोटैनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है म्यूज़ियम्स। म्यूज़ियम्स क्या होते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव म्यूज़ियम्स। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मेनली उनमें जो है म्यूज़ियम्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं म्यूज़ियम्स में एक्चुअली होता क्या है। दीज हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। कलेक्शन है प्रिजर्व प्लांट्स का, एनिमल स्पेसिमेंस का फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन का जो है कलेक्शन है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन का। यहाँ पे म्यूज़ियम्स में ऑलवेज़ हम, कभी आपने म्यूज़ियम विज़िट किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि जो भी प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस हैं वो लिविंग नहीं होते, वो प्रिजर्व्ड होते हैं, डेड होते हैं। स्टडी और रेफरेंस के लिए ही होते हैं ये भी। स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड इन जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। मेनली जो है स्पेसिमेंस जो हैं वो जार्स में रखे जाते हैं जो कि जिनमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है ताकि वो ख़राब ना हो, जो कि हमें जो है काफ़ी टाइम तक वो बिल्कुल वैसा का वैसा स्पेसिमेन स्टडी के लिए या रेफ़र कर पाए हम उसको। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट भी प्रिजर्व किए जाते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं जिनमें कि कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं जो कि हम इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं। इंसेक्ट बॉक्सेस में किसी भी इंसेक्ट को पकड़ के लेके आएंगे, सबसे पहले हम उसे बोलते हैं कलेक्शन। किलिंग क्या बोलते हैं? किलिंग मतलब उसको हम मार देंगे, फिर डेड जो इंसेक्ट है और उसे हम पिनिंग कर देंगे, मतलब उसको हम पिन कर देंगे उस इंसेक्ट बॉक्स में और उसमें प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्व करेंगे वो उसमें एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन हम डाल देंगे। बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो भी स्टफ्ड होते हैं और प्रिजर्व्ड होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स को भी जो है
पहले हम कलेक्ट करेंगे, उन्हें हम किल करेंगे और फिर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में स्टफ़ करेंगे और प्रिजर्व कर देंगे, जो कि म्यूज़ियम्स में रखे होते हैं, बहुत बार देखा होगा आपने भी। म्यूज़ियम्स हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल टू। बहुत सारे जो म्यूज़ियम्स हैं उनमें एनिमल के भी जो है स्केलेटन्स होते हैं, जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कई म्यूज़ियम जहाँ पर कि डायनासोर के जो स्केलेटन्स हैं वो होते हैं। तो म्यूज़ियम्स में मेनली होता क्या है, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स जो कि कलेक्ट किए जाते हैं, डेड एनिमल्स के जो स्केलेटन का हड्डी या जो स्केलेटन सिस्टम बच जाता है उसे म्यूज़ियम्स में रख दिया जाता है। चलिए इंडियन फेमस म्यूज़ियम्स जो हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए, इंडियन म्यूज़ियम जो कि कोलकाता में है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली में है, फॉरेस्ट म्यूज़ियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। वर्ल्ड फेमस म्यूज़ियम कौन सा है, यूएस नेशनल म्यूज़ियम जो कि वॉशिंगटन में है। आगे देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। चलिए देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में क्या है मेनली। सो लेट्स स्टार्ट। Zoological parks, an enclosed place where live wild animals are kept for public exhibition is called zoological parks. Enclosed place है मतलब कि उसे enclose किया गया है, एक बाउंड्री है उस place की, where live wild animals are kept for public exhibition is called zoological parks. zoological parks को हम जो शॉर्ट फॉर्म है वो zoo रेफ़र करते हैं। तो आप सबने ज़ू देखा होगा, गए होंगे बहुत बार। वहाँ पर होता क्या है, एक एनक्लोज प्लेस होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो है, लिविंग वाइल्ड एनिमल जो कि पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखे जाते हैं, मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए उन्हें रखा जाता है वहाँ पे, ताकि उन्हें नॉलेज हो सके उन एनिमल्स की। तो वो जो है पब्लिक एग्जीबिशन, इसका जो मेनली पर्पज़ होता है जूलॉजिकल पार्क्स का या ज़ू का। सो इंडियन जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स जो कि न्यू दिल्ली में है। अगला जो है वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। अगला जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजर्वेशन दो टाइप की होती है, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन होती है कंजर्वेशन इन द ओन नेचुरल हैबिटेट। ये जो इन सीटू कंजर्वेशन है किसी भी एनिमल को कंजर्व करने की, इसमें जो है उस एनिमल को उसी के नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है कंजर्वेशन के लिए। तो जो इन सीटू कंजर्वेशन के वेज हैं वो है नेशनल पार्क, सेंचुरीज, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो मेनली जो है कंजर्वेशन इन द ओन नेचुरल हैबिटेट इज़ कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन। उसी के हैबिटेट में उसको कंजर्व करके रखना, दैट इज़ कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि मेनली इन सीटू कंजर्वेशन में यूज़ करते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल मीडियम। मेनली जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है उसमें हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से लेकर आते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में उन्हें प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम में कंजर्व करके रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। चलिए देखते हैं कौन कौन से जो हैं वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के वेज हैं। बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, मेनली दो ही हैं, बोटैनिकल गार्डन्स हैं और जूलॉजिकल पार्क्स हैं। अभी जो हम देखते हैं कि नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं और क्या होता है एक्चुअली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स कंजर्वेशन ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फोना। नेशनल पार्क्स में जो है फ्लोरा और फोना दोनों का कंजर्वेशन। फ्लोरा मींस जो है हमारा एनिमल्स हैं और फोना मींस जो हमारे प्लांट्स हैं। There are 90 national parks which occupy 4.7% of India's land. हमारे जो टोटल इंडिया में हैं वो नेशनल पार्क जो कि 90 हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं जो कि इंडिया की लैंड का 4.7% ऑक्यूपाई करते हैं। मेनली जो है एक येलो स्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड माना जाता है। हालांकि ऑटो बोटानिक जो ये है, इसे जो है कई जो साइंटिस्ट हैं और जो कई रिसर्चर्स हैं वो इसे फर्स्ट नेशनल पार्क मानते हैं और कई नहीं मानते हैं।
रामगंगा नेशनल पार्क जो है फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। रामगंगा जो नेशनल पार्क है वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क को इज़ ऑल्सो कॉल्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। चलिए अभी कुछ फेमस जो है नेशनल पार्क इंडिया के हैं जिसे हम कर लेते हैं, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। इनकी एक लिस्ट जो है वो मैंने बनाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, जो कि राइनोसोरस को कंजर्वेशन में हेल्प करता है, जिसमें राइनोसोर को कंजर्व करके मतलब रखा गया है। ज़्यादातर जो फेमस है वो राइनोसोर के लिए ही है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, जिसमें टाइगर को प्रिजर्व किया गया है मेनली। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है। इसको हम याद कर सकते हैं, गिर नेशनल पार्क, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। इसकी भी एक ट्रिक है, रणथंभौर राजस्थान, आर फॉर रणथंभौर नेशनल पार्क, आर फॉर राजस्थान। नाउ नेक्स्ट वन, डचीग्राम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट वन, दूधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क केरला, एलिफेंट। पेरियार से हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि केरला में होगा वो, जो कि एलिफेंट को मेनली जो वो एनिमल को प्रिजर्व किया है वहाँ पे वो है एलिफेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं मेनली 3.2% कवर करती हैं टोटल इंडिया की लैंड का। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इंडिया में टोटल ऑल ओवर प्रेजेंट है। ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशंस आर अलाउड। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग उनकी, और कल्टीवेशन मींस प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, और ग्रेजिंग एनिमल्स की यहाँ पर अलाउड होती है। प्राइवेट ऑनरशिप इज़ ऑल्सो अलाउड। प्राइवेट ऑनरशिप मींस कि जो कोई भी लोग हैं वहाँ पे उस चीज़ को ऑनर कर सकते हैं, उस चीज़ की ऑनरशिप ले सकते हैं। चलिए मेनली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो दो हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो कि हरियाणा में है, काफ़ी फेमस है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है राजस्थान में है। ये बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, हरियाणा में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, राजस्थान में। चलिए अभी हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखते हैं हम कितने हैं। ये टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इंडिया में जो है अभी तक 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। टोटल 408 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन टोटल 98 कंट्रीज़। 98 कंट्रीज़ में 408 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो हैं। चलिए देयर आर 3 जोन्स। कोई भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी 3 जोन्स होती हैं, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो सबसे कोर में है, जो सबसे अंदर है, वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन अलाउड नहीं है। बफर जोन जो कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। कोर जोन से बाहर वाली जोन को हम बफर जोन बोलेंगे, जहाँ पर सिर्फ लिमिटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड हैं। ट्रांजिशन जोन ऑल्सो नोन एज मैनिपुलेशन जोन। ट्रांजिशन जोन को हम मैनिपुलेशन जोन भी बोलते हैं। वेयर फ्रीली ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। यहाँ पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को लेके। ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, प्राइवेट ऑनरशिप, ये सब यहाँ पर हो सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं कोर जोन जो सबसे अंदर वाली जोन है। ये वाली जोन जो सबसे अंदर बायोस्फीयर के रहेगी, कोर जोन, जहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये है जो है हमारी बफर जोन है। कोर जोन के बाहर वाली जोन बफर जोन, जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउड है। और सबसे बाहर वाली जो है ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर फ्रीली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड हैं। बफर जोन के बाहर वाली ट्रांजिशन जोन है, जिसे हम मैनिपुलेशन जोन भी बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तरांचल में। नीलगिरी जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है वो केरला में है। मानस जो है असम में है। ग्रेट निकोबार जो है वो अंडमान एंड निकोबार में। चलिए कीज़ क्या होती हैं? टैक्सोनॉमिक एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। टैक्सोनॉमिक एड है। टैक्सोनॉमिक एड जो वो होती हैं जो हमें
टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं। तो की जो है एक इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। उन प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ की कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे उन्हें आइडेंटिफिकेशन में जो हेल्प करती है वो टेक्सोनॉमिक एड, उसे हम की बोलते हैं। सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन जो यूज़ होती हैं उन्हें हम की बोलते हैं। चलिए अभी देखते हैं। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कीज़ जो हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे मेनली जो है वो बेस्ड होती हैं जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं और उस पेयर को कपलेट बोला जाता है। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि एक पेयर बनाएंगे मिलके, और जो कि कीज़ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कपलेट बोलते हैं। दो का पेयर है, कपलेट है, और उसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर है वो। इट रिप्रेजेंट्स चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। जो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में जो हमने ऑप्शन चॉइस या चूज़ की है अपोजिट ऑप्शंस के बीच में, उसके ऊपर जो है वो मेनली कीज़ बेस्ड होती हैं। इट रिप्रेजेंट चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, वन इज़ एक्सेप्टेड एंड अदर इज़ रिजेक्टेड। इन दोनों जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं कपलेट के, इनमें से एक रिजेक्ट किया जाएगा और एक एक्सेप्ट किया जाएगा। हर एक स्टेटमेंट की में जो है उसे हम लेड बोलते हैं, और जो कीज़ हैं वो एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। कीज़ जो है एनालिसिस में हेल्प करती हैं जो कि एनालिटिकल इन नेचर। मेनली जो है कपलेट होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जिसमें एक को चूज़ किया जाता है, दोनों में से एक को चूज़ किया जाता है, एक को रिजेक्ट किया जाता है, चॉइस के ऊपर डिपेंड होती हैं। और जो हर एक स्टेटमेंट जो है उसे हम लेड बोलते हैं और मेनली जो है एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। बहुत ही आसान था ये। चलिए अभी जो है हम देखते हैं स्पीशीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है काफ़ी बार इनमें से पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या था। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, ये जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज़ इज़ फिक्स्ड एंड इनम्यूटेबल। इसके हिसाब से जो स्पीशीज़ है वो फिक्स्ड है और इनम्यूटेबल है, उसमें कोई भी म्यूटेशंस नहीं होती और जो फिक्स है। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। डायनामिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, डायनामिक मतलब जो कि चेंज हो सकता है, जिसमें डायनामिक्स होती है। लेरिक्स ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज़ इज़ म्यूटेबल, जिसमें म्यूटेशंस पॉसिबल हैं, जिसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डायनामिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट गिवन बाय लेरिक्स। So next one, let's move on to the biological species concept. अर्नेस्ट मेयर ने जो है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इनब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स। इसके हिसाब से इनब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है अदर मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स। मेनली जो है स्पीशीज़ क्या है, जो ग्रुप ऑफ इनब्रीडिंग पॉपुलेशन और ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इनब्रीड कर सकते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हैं मेंबर्स से, अदर ग्रुप्स के जो भी मेंबर्स हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज़ हैं और जो कि आपस में इनब्रीड कर सकते हैं। चलिए अर्नेस्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं ट्रेडिशनल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मॉर्फोलॉजिकली आउटर अपीयरेंस के बेस पे, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज स्पीशीज़, जो कि ट्रेडिशनल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट था जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं ट्रेडिशनल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कि स्पीशीज़ को फॉर्म करते हैं। जेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, लॉस्टी ने जो है जेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जेनेटिक नाम से ही पता चल रहा है हमें, जेनेटिक बेसिस पे होगा। जेनेटिकली जो सिमिलर इंडिविजुअल जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है, उन्हें हम स्पीशीज़ के अंडर में काउंट करते हैं लॉस्टी के हिसाब से। चलिए टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो प्लेटो और अरिस्टोटल ने दिया था। There is an ideal pattern for each species. The individual of a species match the type as closely as possible.
इसमें जो कह रखा है कि हर एक स्पीशीज़ का जो है एक आइडियल पैटर्न होता है, उसका हर एक जो इंडिविजुअल है उस स्पीशीज़ के पैटर्न को मैच करता है, चाहे वो क्लोजली हो, मतलब कि जितना ज़्यादा क्लोजली वो उस स्पीशीज़ के जो पैटर्न को रिलेट करेगा उतना ही ज़्यादा वो उस स्पीशीज़ के करीब होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज टिपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, जो कि प्लेटो और अरिस्टोटल ने दिया था। मतलब कि स्पीशीज़ का एक आइडियोलॉजिकल जो है पैटर्न है, आइडियल जो है पैटर्न है, जिसके हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल उसको सबसे ज़्यादा जो क्लोजली रिजेंबल करेगा वही स्पीशीज़ में काउंट होगा। मॉर्फोस्पीशीज़ मॉर्फोस्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। स्पीशीज़ मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स के बेस पे जो होंगी वो उन्हें हम बोलेंगे मॉर्फोस्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़, द स्पीशीज़ विद बाइनोमियल नेम्स। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ वो हैं जिनके बाइनोमियल नेम पे बेसिस हैं। चलिए, एलोपैट्रिक स्पीशीज़, स्पीशीज़ इनहैबिटिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़। जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में इनहैबिट करती हैं उन्हें हम एलोपैट्रिक स्पीशीज़ बोलते हैं। सिम्पैट्रिक, सिम मीन्स सेम, स्पीशीज़ इनहैबिटिंग इन सेम जोग्राफिकल एरियाज़, जो सेम जोग्राफिकल एरियाज़ में इनहैबिट करती हैं उन्हें हम सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ बोलते हैं। सिम मीन्स सेम जोग्राफिकल एरिया, एलो मीन्स डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। एंडेमिक स्पीशीज़, स्पीशीज़ रेस्ट्रिक्टिंग टू अ गिवन एरिया। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो स्पीशीज़ एक गिवन एरिया में ही पाई जाती हैं। लाइक हिमालयाज़ में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेमिक हैं हिमालयाज़ तक ही, जो कि हिमालयाज़ में ही पाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ जो एक स्पेसिफिक एरिया में या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाती हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। सो एलोक्रोनिक स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड। एलो मीन्स डिफरेंट, क्रॉनिक मीन्स टाइम। स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड आर कॉल्ड एज एलोक्रोनिक स्पीशीज़। सिंक्रोनिक स्पीशीज़ कौन सी? सिम मीन्स सेम, क्रॉनिक मीन्स टाइम। स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड, जो सेम टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं, दोज आर कॉल्ड एज सिंक्रोनिक स्पीशीज़। अभी बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन की 7 रेसेस कौन कौन सी होती हैं। सो 7 रेसेस ऑफ ह्यूमन आर पॉलिनेशियन, कॉकासॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, नेग्रोइड, बुशमैन, रेड इंडियन। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पॉलिनेशियन, कॉकासॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, नेग्रोइड, बुशमैन एंड रेड इंडियंस। सो चलिए, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो फिनिश हो गया। तो अभी जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लें अच्छे से, और जो भी ये नोट्स हैं इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो है अपना खुद राइट कर लें। ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए अगर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे तो।